आज की ये कहानी खास है। ये कहानी व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाने के बजाय हम सभी को प्रेरित करने की है। ये कहानी उन लड़कियों की है जिनका जीवन संघर्षों से भरा है, जिनके परिवार सड़कों पर गुजर बसर करते हैं या जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। लेकिन इन लड़कियों ने अपनी मेहनत और जुनून से हर बंदिश को तोड़ते हुए खेल के मैदान में अपनी जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं सद्भावना कप खो-खो टूर्नामेंट की, जो समाज की पिछड़ी और वंचित बच्चियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अनोखा मंच प्रदान करता है। जहां बड़े टूर्नामेंट्स अक्सर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों तक सीमित रहते हैं, वहीं समर चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन बच्चियों के लिए एक ऐसा आयोजन किया जिसने साबित कर दिया कि खेल प्रतिभा किसी वर्ग या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। समर चैरिटेबल ट्रस्ट का ये टूर्नामेंट इस बात का प्रमाण है कि यदि सही मौका और प्रोत्साहन मिले तो समाज के हर कोने से प्रतिभाएं उभर सकती हैं। इन बच्चियों की लगन और कड़ी मेहनत ने न सिर्फ उनके जीवन को एक नई दिशा दी, बल्कि उनके समुदाय के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है। ये कहानी केवल खेल भावना की नहीं, बल्कि हर उस सपने की है जो हालातों से लड़ते हुए उड़ान भरने को तैयार है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जब हम लोग को पता चला कि खो खो का कंपटीशन होने वाला है, तो हम लोग मतलब कि बहुत सारी बच्ची का टीम बनाए। हम लोग मंझली बच्ची भी थे उसमें और बड़ी बच्ची भी, लेकिन उसमें से पता चला कि सिर्फ बड़ी बच्ची को जाना है। तो फिर हम लोग जो बड़ी बच्ची थी उसमें से 12 नाम लिखाया, 3 एक्स्ट्रा के लिए और 9 जो फाइनल थी गेम के लिए। तो हम लोग के साथ मिलकर मंझली बच्ची जो हम लोग के साथ रहती है, जूनियर हम लोग की मंझली बच्चियाँ, उन लोग के साथ हम लोग बहुत प्रैक्टिस किया और वो सब जो थी वो हम लोग को इतना प्रैक्टिस करवाई कि हम लोग आज जीत गए। हम लोग यहाँ आए तो बहुत ही घबराए हुए थे। और उस घबराहट से फिर निकलने के लिए आप लोग कैसे घबराहट से निकली? और जैसी दीदी यहाँ आई, ये तो पहली बात की दीदी हमारी कोच है। जैसी दीदी आई हम लोग को लगा माय गॉड अब क्या होगा, हम लोग बहुत डर गए। फिर दीदी को देखे तो थोड़ा लगा नहीं, दीदी है ना, दीदी हर बार लाइफ स्किल में सिखाती हैं कि डरोगी ना तो कुछ नहीं होगा, डर से हमें लड़ना पड़ता है तभी जीत होती है। लाइफ स्किल में दीदी ये सिखाती थी। तो फिर नहीं, दीदी को देखकर एक अलग टाइप सा मतलब ऊर्जा मिला दीदी को देखकर। मैं बच्चों लोग को गेम के थ्रू उन लोग का स्किल डेवलपमेंट करती हूँ। जैसे हमारे जीवन में कुछ सोशल इमोशन स्किल्स होते हैं, हमें सीखना ज़रूरी, हर ह्यूमन को सीखना ज़रूरी है। तो मेरा काम वही है कि बच्चे लोग को गेम के थ्रू उन लोग वो सारे स्किल्स के बारे में जानकारी दे। फॉर द एग्जाम्पल टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग टू लर्न, ये 5 मेरे मेजर स्किल्स हैं जो कि मेरे रहते हैं, उसी के ऊपर मैं काम करती हूँ। और मेरा जो है कि रेनबो होम के थ्रू ही P3 है, P3 में ही मेरा सेशन होता है इन्हीं बच्चों लोगों के साथ, इन प्यारे प्यारे बच्चों लोगों के साथ। और बहुत ही जोश जुनून के बच्चे हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। इन्हीं लोग का मैं सेशन भी देती हूँ। और अभी मैं सद्भावना कप के थ्रू रेफरी की हूँ। अभी खो खो का जो भी मैच हुआ है उसमें मैं रेफरी थी और तीनों होम्स के बच्चे आए थे, घरौंदा होम्स, GVS होम्स और खिलखिलाहट होम्स। तो एज अ रेफरी मैंने जो मेरा काम है एज अ रेफरी देखना, ईमानदारी से मैंने वो किया। और बच्चे बहुत ही मेहनत किए थे, सारे बच्चे मेहनत किए थे। सारे होम्स में मैं ही जाके प्रैक्टिस करवाई थी, सारे होम्स के बच्चे मेहनत किए थे। बट जीत हार तो लगा रहता है। अच्छा, आप लोग जब होम से आती हैं और खेलती हैं तो होम की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? किस तरीके से अपने खेल को सुधारने में वो लोग आपकी मदद करते हैं? पहला सुविधा मिलता है कि जो गेम हम लोग खेलना चाहते हैं उस गेम के कोच को बुलाया जाता है। उसके साथ प्रैक्टिस और साथ ही नाश्ता वगैरह जो मतलब कि हम लोग के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। और जितना भी हम लोग को मतलब कि सुविधा रहना चाहिए, जैसे कि कराटे में होता है कि ड्रेस भी होना चाहिए, बेल्ट, न्यूट्रिशन का पूरा समय ना, वैसा पूरा सामान वैसे हम लोग को खो खो में भी दिया गया है। खेल को लेकर आप आगे किस तरह से सोचते हैं? क्या आप लोग आगे भी इस तरह के कंपटीशन में खेलेंगी? जो प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चे होते हैं या जो लोग प्रोफेशनली इस खेल को खेल रहे हैं, क्या आप उन्हें भी चुनौती देंगे आगे चल के? यस सर, अगर ऐसा मौका हम लोग को मिले तो हम लोग, ये तो बहुत कम स्तर पे था, लेकिन अगर हम लोग को मौका मिले तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खेल सकते हैं, क्योंकि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस है ना कि हम लोग सबके लिए खेल सकते हैं। और अगर हमें जहाँ तक मौका मिले ना, हम लोग सबके लिए खेलेंगे। जब आप लोग यहाँ पर आई, यहाँ पे आप लोगों का परफॉर्मेंस हुआ, आप लोगों ने
यहाँ पे विजेता आप लोग बनी। उस मैच के दौरान टीम की कैसी स्ट्रैटेजी रहती थी, क्या आप लोगों के दिमाग में रहता था, कैसे खेलना है? हम लोग के अंदर सबसे पहले टीम वर्क था, यूनिटी। हम लोग तो सबसे पहले जब आए तो हम लोग को बहुत डर था कि हम लोग के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बच्चे रहेंगे। लेकिन हम लोग को जब पता चला कि हम लोग को जब पता चला कि हम लोग की जो अदर्स होम की बच्चियां हैं वो लोग के साथ खो खो है, तो फिर भी हम लोग थोड़ा साथी थे, क्योंकि हम लोग को पहले रूल नहीं पता था। थोड़ा सा रूल्स में हम लोग आए, उसके साथ खेले। तो पहला तो था कि हम लोग को बहुत अच्छी था, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो हम लोग कल बहुत अच्छा किए। इन लोगों को और बढ़िया करके मैं गवर्नमेंट स्कूल का होता है, ये गवर्नमेंट स्कूल का होता है कंपटीशन। ये अगस्त या सितंबर तक में आता है, ये कंपटीशन का मैच आता है। तो मैंने इन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए सोचा है। वो प्रखंड लेवल का मैच होता है। पिछले 2-3 सालों से, जब से सद्भावना कप तो पिछले 6 साल से चल रहा है, लेकिन 2-3 सालों से हमारे दोस्तों के बीच और जो हमारे वेल विशर्स हैं, हमेशा ये चर्चा रही कि कैसे हम लोग लड़कियों का या बच्चियों का या महिलाओं का पार्टिसिपेशन करा सकते हैं सद्भावना कप में, क्योंकि एक ये लड़कों का ही टूर्नामेंट बन के रह गया था। तो हम लोग पिछले 2-3 सालों से इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कहीं हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हम लोग इस साल छठे सद्भावना कप 2025 की तैयारी कर रहे थे पटना में, हमारी मुलाकात रेनबो होम प्रोग्राम पटना के अनवारुल हक भाई से हुई और उन्होंने ये बताया कि उनकी बच्चियां खो खो खेलती हैं, उनको ट्रेनिंग वो कराते हैं और उनके पास ट्रेंड कोच भी है। हमने कहा क्यों नहीं इन बच्चियों को खो खो में का मौका, खेलने का मौका दिया जाए, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए 2 दिन का। तो उन्होंने इसके लिए हामी भरी और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बच्चियां वो हैं जिनके कोई पेरेंट्स नहीं हैं, इनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है, तो ये उनको रहने की जगह भी देते हैं और साथ साथ इनको लाइफ स्किल की ट्रेनिंग, एजुकेशन की ट्रेनिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इनके साथ करते हैं और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो हमारे मकसद को भी ये एक तरह से फुलफ़िल कर रहा था। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बच्चे, SC, OBC, माइनॉरिटी के बच्चे इस टूर्नामेंट में आके खेली, परफॉर्म किया और इससे ये हुआ कि दूसरी लड़कियों को जो किसी वजह से झिझक से या और भी कई वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पा रही थी, अब शायद वो आगे आएँ और इसमें सद्भावना कप में जुड़ पाएँ। तो एक छोटी सी शुरुआत है हमारी, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को हम लोग इस टूर्नामेंट में शामिल कर पाएँ और इसका जो स्पेक्ट्रम है थोड़ा बड़ा कर सकें। एक चीज़ हम लोगों ने देखी है कि कई टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो इंटर स्कूल या इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी। तो समझ चैरिटेबल ट्रस्ट ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की लड़कियों के साथ ही खेलने का फैसला क्यों किया? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो स्कूल्स में आ रहे हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ख़ास करके प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे कम जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता है। और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को हमेशा से हम लोगों ने इसमें, मतलब मैं किसी एक स्ट्राटा को नहीं कह रहा हूँ या किसी एक तबके को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम उनको वो मौका नहीं दे पाते हैं जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का है। तो उसमें इक्वलिटी एक चीज़ है जिसमें सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो सद्भावना कप का मोटिव भी यही है कि सभी को साथ लाके सभी को बराबर का मौका दे करके खेलने का, एक साथ खेलने का मौका दे करके, इसीलिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बनिस्बत प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को। आपने देखा कि किस तरह से इन बच्चियों की कड़ी मेहनत आज रंग ला रही है और ये खेल के मैदान में अपना और अपने समुदाय का नाम रोशन कर रही हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।